नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज बात करने वाले हैं एक रिसेंट आर्टिकल के बारे में जो कि कल इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश हुआ था। और इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से हम लोग फर्टिलाइजर्स यानी कि कम उर्वरक के साथ भी बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन आज के लिए क्यों जरूरी है, आने वाले समय के लिए कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो हमारे देश के अंदर कृषि सेक्टर को और ज़्यादा आगे लेकर जा सकती है। और ये आर्टिकल में मुख्यतः जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल के चेयरमैन हैं प्राइम मिनिस्टर के, उनके द्वारा जो बातें साझा की गई थी, एक फिक्की के द्वारा फंक्शन या ये कह सकते हो कि एक प्रोग्राम आपका ऑर्गेनाइज करवाया गया था, उस पर उनके द्वारा जो कहा गया है वही इस आर्टिकल के अंदर पब्लिश हुआ है। तो चलिए इस आर्टिकल को थोड़ा सा इलेबरेटिवली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और ये हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है, हमारी समझ के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे चेयरमैन जो है इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल के, वो श्री महेंद्र देव जी हैं। और उन्होंने अभी फिक्की के जो आपका इंडिया इनोवेटिव क्रॉप न्यूट्रिशन काउंसिल कॉन्क्लेव 2026 हुआ था, उसमें उन्होंने कुछ बातों के ऊपर फोकस किया है कि हमारे देश को एक डेवलपिंग या ये कह सकते हो डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, जो 2047 तक का हमारी भारतीय सरकार के द्वारा टारगेट रखा गया है, तो उस तक अगर हमें पहुंचना है तो हमें हमारी खेती में भी बदलाव करना पड़ेगा। क्योंकि देखो खेती क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है सबसे पहले, और उसमें इतना हम लोग फर्टिलाइजर्स, उर्वरक, इनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक बात को समझिए कि आज हमारे देश की लगभग 45% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। और दूसरी तरफ क्या है कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए क्योंकि देखो ये तो हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इनकी जो रोजी रोटी है वो खेती से चलती है। खेती में अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तभी तो इनकी आय बढ़ेगी। इनकी आय बढ़ेगी तो इनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, इनकी लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, इनकी आय बढ़ेगी तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। सीधा सीधा यहां पर कहने का मतलब है कि और रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे इन लोगों के लिए, आपकी बेहतर लाइफ स्टैंडर्ड आपका आएगा, इसके अलावा इनकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होगी और देश की भी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो आज हमारे देश के अंदर जहां से 18% आपका जीवीए कंट्रीब्यूशन निकल कर आता है, उसको और बढ़ाने की जरूरत है। और इसके साथ में कहीं ना कहीं हमारी जो फूड सिक्योरिटी है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, यानी कि खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा को हम लोग कैसे मजबूत करते हैं, ये भी जरूरी है। दूसरी तरफ हम लोग आज हमारी जो खेती है, इतना हम लोग एडवांस हो चुके हैं भारत में, खेती के नाम पर हम काफी हद तक डेवलपमेंट कर चुके हैं अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति से पहले का भारत और आज का भारत देखते हैं तो। लेकिन आज भी हम लोग संभावित बहुत सारी ऐसी इनपुट हैं जिनके लिए दूसरे देशों के ऊपर हमें निर्भर रहना पड़ता है। और उसका अंदाजा हमें तब चला जब आपका रशिया और यूक्रेन का वार हुआ। उसके बाद आपको पता है वेस्टर्न एशिया के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले, यानी कि खाड़ी देशों के अंदर जो युद्ध आपका चल रहा था ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच में। तो उन समय हमें यह पता चला कि भाई किस प्रकार से एक युद्ध जो है वो हमारे देश की कृषि को भी बदल सकता है। क्योंकि आज हमें उर्वरकों के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, पेस्टिसाइड्स, बहुत सारे केमिकल्स के लिए दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो हम उसमें अगर आत्मनिर्भर होंगे तो हमारी खाद्य सुरक्षा को कोई खतरा नहीं आएगा, हमारे किसानों के लिए जो आय है वो आपकी बढ़ती रहेगी। तो उसमें उन्होंने सुझाव दिया है कि अगर हम वाकई में एक डेवलप्ड नेशन बनना है और एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है तो हमें डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ध्यान देना होगा, हमें न्यूट्रिशियस फूड को प्रिपेयर करना होगा। क्योंकि ज़्यादातर हमारे द्वारा प्रोडक्टिविटी के ऊपर, उत्पादन के ऊपर जोर दिया जाता है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखना चाहिए। और नेक्स्ट आपका है मोर सस्टेनेबल, यानी कि टिकाऊ खेती की ओर। हम लोग पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करते हुए, उनकी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करते हुए और क्लाइमेट रेजिलियंट, यानी कि आज जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करते हुए और इस जलवायु के अनुकूल ऐसी टेक्निक्स, ऐसी वेराइटीज को उत्पन्न करें जो कि इस बदलती हुई जलवायु के साथ भी बेहतर उत्पादन दे सके और अच्छा खासा इनकम स्पोर्ट हमारे लिए क्रिएट कर सके। तो इस चीज की यहां पर कोशिश की जा रही है कि कैसे हम इनकी तरफ मूव कर सकते हैं। तो यही यहां पर इनके द्वारा एम्फेसाइज किया गया है कि अगर हम एक डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं और खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो हमें इन बातों के ऊपर जोर देना होगा। और जरूर देने की क्यों जरूरत आई, क्योंकि देखो मैंने जैसे आपको अभी कहा कि हमारी जो फर्टिलाइजर्स है उसको हम बार बार कट करने की बात क्यों करते हैं, उर्वरकों को कम करने की बात क्यों करते हैं, क्योंकि आज भी हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत खेतों में बहुत ज्यादा अधिक है।
और खासकर जैसे मैंने भी आपको कहा कि आपके वेस्ट एशिया के अंदर पश्चिमी देशों में जो युद्ध की स्थिति हुई उसकी वजह से फर्टिलाइजर सप्लाई चेन में एक एब्रप्शन देखने को मिला, और साथ में आपकी सब्सिडी का जो बर्डन था वो भी हमारे देश के ऊपर गहराने लगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं यूरिया के लिए सबसे ज्यादा सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी आज देश के अंदर दूसरी सबसे बड़ी सब्सिडी है जो कहीं ना कहीं दी जाती है। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी एक गहरा प्रभाव पड़ता है। जब इन देशों में युद्ध चलता है, किसी भी जगह पर युद्ध चलता है, तो वहां अब आपका युद्ध के चलते ये फर्टिलाइजर भी महंगे होते हैं, लेकिन किसानों को तो वही सस्ते दामों के ऊपर उपलब्ध अगर करवाएंगे तो सरकार का जो फर्टिलाइजर सब्सिडी का बर्डन होगा वो बढ़ेगा। दूसरा, आज भी हमारे किसान, जब हम सोइल हेल्थ कार्ड के अकॉर्डिंग या रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग, सुझाव के अनुरूप आपके उर्वरकों का उपयोग नहीं करते हैं तो लागत बढ़ती है। दूसरा, उन उर्वरकों का, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे खेतों में केवल 100 किलोग्राम आपकी नाइट्रोजन की जरूरत थी, लेकिन अगर हमने 200 किलोग्राम नाइट्रोजन खेत में डाल दी है तो ये जो 100 किलोग्राम एक्स्ट्रा हमने डाला है उससे उत्पादन नहीं बढ़ेगा। तो यहां पर मुख्य उद्देश्य यही है कि जो फर्टिलाइजर की यूज एफिशिएंसी है, उसकी दक्षता है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। अब उसकी यूज एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जैसे आप 1 किलोग्राम अगर फर्टिलाइजर खेत में डालते हो तो उससे कितना उत्पादन निकल कर आता है। तो 1970 के दशक में 1 किलोग्राम फर्टिलाइजर से लगभग 10 किलोग्राम आपका ग्रेन उत्पन्न होता था, लेकिन आज यानी कि लगभग 2020 के बाद यह घटकर लगभग 3 किलोग्राम या 3 से 4 किलोग्राम ही रह चुका है। तो खुद सोच के देखो कि कितना ज्यादा फर्क आया है एफिशिएंसी में, दक्षता में, यानी कि आपका पर किलोग्राम या पर यूनिट आपका जो फर्टिलाइजर यूज किया जाएगा उसके मुकाबले आपका आउटपुट कितना निकल कर आएगा, रिजल्ट कितना निकल कर आएगा, ग्रेन कितना आपका प्रोड्यूस होगा। तो इस बात पर हमें गहराई के ऊपर सोचना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि लगभग 100 लाख टन यूरिया को हमने दूसरे देशों से इंपोर्ट किया था अपने देश की मांग को पूरा करने के लिए, खेत में यूरिया को डालने के लिए। तो इससे यहां पर ग्लोबल यूरिया प्राइस हैव डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली, रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑन द फर्टिलाइजर इंटेंसिव एग्रीकल्चर रिमेन ए नेशनल प्रायोरिटी। यानी कि आज हमारी जरूरत है कि हम लोग इन फर्टिलाइजर्स के ऊपर डिपेंडेंट होकर अपनी खेती को ना आपका निर्भर करें। हमारे खेत के अंदर जो उपलब्ध रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं, उसके माध्यम से कैसे हमारी जो सोइल की फर्टिलिटी है यानी कि प्राकृतिक उर्वरक क्षमता है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, और दूसरा कम से कम फर्टिलाइजर के साथ ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे किया जाए, इस बात के ऊपर हमें जोर देना होगा। अगली बारी आती है, उन्होंने कहा कि इसके लिए की सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, क्योंकि देखो उनके द्वारा बहुत सारी बातें की गई थी। तो उनमें सबसे पहला सुझाव दिया गया क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि हमें फर्टिलाइजर या रिसोर्स इंटेंसिव क्रॉप से, यानी कि जिन क्रॉप में, जिन फसलों में ज्यादा संसाधनों का उपयोग होता है, ज्यादा उर्वरकों का उपयोग होता है, ज्यादा पानी का उपयोग होता है, जैसे कि पैडी, वीट, शुगरकेन, तो इन क्रॉप से हम लोग दूसरी क्रॉप के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि मिलेट, पल्सेस और ऑयल सीड। अब इससे क्या होगा, एक तो फर्टिलाइजर की जरूरत आपकी कम पड़ेगी, दूसरा इन तेलों के अंदर जैसे खाद्य तेल, पल्सेस यानी कि दालों में, मिलेट्स में हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। हमारे देश की जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है वो इससे मजबूत होगी। इसके अलावा सोइल हेल्थ, यानी कि मिट्टी में अगर हम ज्यादा उर्वरकों का उपयोग नहीं करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग नहीं करते हैं, तो इससे हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य भी आपका बेहतर होता है, उसका न्यूट्रिएंट साइकिल आपका कहीं ना कहीं बेहतर हो जाता है, और जिससे हमारी सोइल की नेचुरल फर्टिलिटी भी इंप्रूव होती है। और इसके साथ आपकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सुरक्षा के साथ साथ जो पोषण सुरक्षा है, क्योंकि अब मिलेट्स में बेहतर मिनरल्स, बेहतर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके बारे में लोगों को अवेयर किया जाए, उनका कंजप्शन लोगों के द्वारा इंक्रीज किया जाए, क्योंकि वीट और राइस को कंज्यूम करने से सारे मिनरल और सारे न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल पाते हैं। तो अगर हम मिलेट्स की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारी जो आज एनीमिया की प्रॉब्लम है या हमारे अंदर जिंक की डेफिशिएंसी है, उनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आज हमें घेर रही हैं, तो वो आपकी समस्या खत्म हो सकती है। इसके साथ एनहेंस द क्लाइमेट रेजिलियंस, यानी कि हमारी जलवायु परिवर्तन के अनुकूल हम ऐसी टेक्निक्स को डेवलप करें जिसके साथ हम आने वाले समय में बेहतर उत्पादन भी कर सकें और इस जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भी हमारे ऊपर कम से कम हो, और रिड्यूस द इंपोर्ट डिपेंडेंस, यानी कि आयात के ऊपर निर्भरता को भी आपका कम किया जाए। इस बात के ऊपर, इस बात का जोर दिया जा रहा है कि आयात के ऊपर, क्योंकि देखो हम खाद्य तेलों का भी बहुत ज्यादा आयात करते हैं, आपके पल्सेस दालों का भी बहुत ज्यादा आयात करते हैं, तो इनमें भी हम आत्मनिर्भर बने और साथ में फर्टिलाइजर्स को भी जो आयात कर रहे हैं उस आयात को भी कम
किया जाए। लेकिन देखो ये एडवाइजर्स की यानी कि उनके द्वारा सुझाव जरूर दिया गया, लेकिन उस सुझाव में उनको एक सुझाव सरकार को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि देखो हम अपनी भी तो बात करेंगे ना। डिस्कशन का मतलब, चर्चा का मतलब यही होता है कि जब किसी विषय के ऊपर चर्चा की जा रही है तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स की भी बात करेंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करेंगे। तो ये सुझाव बहुत अच्छा दिया गया है, किसान इसको अपनाना भी चाहते हैं। लेकिन आपको शायद पता होना चाहिए इस वर्ष आपका कॉटन का एरिया फिर डिक्रीज हो गया है। अब कॉटन एक महत्वपूर्ण खरीफ क्रॉप के डाइवर्सिफिकेशन के रूप में, अल्टरनेटिव क्रॉप के रूप में इसको देखते होते थे। धान का भी अल्टरनेटिव इसको माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से व्हाइट फ्लाई के चलते, पिंक बोलवर्म के अटैक के चलते इसका उत्पादन कम हुआ। दूसरा, मार्केट के अंदर इसका प्राइस कम हुआ क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी जीरो की गई है, जिससे बाहर से जो कॉटन आता है वो सस्ता पड़ता है। तो इससे हमारे किसानों की आमदनी कम हुई। तो पहले तो उत्पादन जो 10 से 12 क्विंटल था उसको कम आपका 2 से 4 क्विंटल रह चुका है। तो बीजों में सुधार की जरूरत है भाई। दूसरा, जो आपका प्राइस मार्केट में नहीं मिल पा रहा है उसको हमें उपलब्ध करवाना होगा, ताकि किसान सही मार्केट में, अगर मार्केट में उसको रेट मिलेगा तो इनकम सिक्योरिटी उसकी होगी। भाई न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी की आप लोग बात करते हो, तो इनकम सिक्योरिटी की भी हमें बात करनी पड़ेगी। तो वही इनकम सिक्योरिटी अगर किसान को मिलती तो वो अब पैडी को, आपके कॉटन की फसल को छोड़कर पैडी की ओर मूव नहीं करता। तो यहां पर किसान को अगर हम इन क्रॉप की तरफ लेकर आना चाहते हैं तो प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा। अब जैसे बहुत सारी यहाँ पर एसोसिएशन हैं जो ऑयल सीड के रिगार्डिंग काम कर रही हैं, तो उनका भी सुझाव है कि अगर हम देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, किसानों को डाइवर्सिफाइड ऑयल सीड की तरफ लेकर आना चाहते हैं, ऑयल सीड का एरिया एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो उनको सही दाम, उचित दाम उपलब्ध करवाना होगा। तो अगर उचित दाम नहीं मिलेगा तो किसान इसकी तरफ क्यों मूव करेगा भाई। तो ये जरूरी बात है कि किसानों को भी यहां पर आपका एक इनकम सिक्योरिटी जरूरी है। तो इनको यहां पर जरूरी है कि अब ये सुझाव प्राइम मिनिस्टर को दें कि भाई आप इसके लिए भी तो कुछ करो। आप एमएसपी अनाउंस कर देते हो, लेकिन कभी सुना है कि एमएसपी किसानों को मिलता भी है कि नहीं मिलता है ना। ग्राउंड रियलिटी पे जाके देखा है कि नहीं देखा है, तो वो भी जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि प्राकृतिक और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको भी बढ़ावा देने की यहां पर सुझाव दिया है कि जैसे हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावेंगे या नेचुरल फार्मिंग को इंक्रीज करेंगे, या बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी कि मुख्यतः आपके जीवों को, ऑर्गेनिजम्स को यूज कर जैसे राइजोबियम है तो उससे हम लोग सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में लेग्यूम प्लांट्स के साथ नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है। या हम लोग एजोटोबैक्टर यूज कर सकते हैं, एजोस्पाइरलम्स को यूज कर सकते हैं, या फास्फोरस सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया को यूज किया जा सकता है, पोटेशियम सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया को यूज किया जा सकता है, जिंक सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया को यूज किया जा सकता है। तो इनके माध्यम से, या माइक्रोराइजा को हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं, जो कि हमारे न्यूट्रिएंट्स को पौधों को उपलब्ध करवाते हैं, या जो आपके अनअवेलेबल फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उनको पौधों को उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे आपके उर्वरकों की जरूरत कम पड़ती है, हमें उर्वरकों के ऊपर निर्भरता कम हो जाती है, और हमारी मिट्टी की जो प्राकृतिक उर्वरक क्षमता है वो बनी रहती है, और मिट्टी के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता। क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स को उपयोग में लाते हैं तो वो फर्टिलाइजर बह के क्या होता है जी, आपके पानी के अंदर चला जाता है, तो वहां पर यूट्रोफिकेशन कोज करता है, यानी कि पानी के ऊपर एल्गी, काई या फिर प्लांट आपके ग्रो कर जाते हैं, जिससे पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, बहुत सारे टॉक्सिन प्रोड्यूस हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो आपके जीव हैं वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसी को हम लोग यूट्रोफिकेशन कहते हैं। दूसरा, हम लोग यहां पर देखते हैं कि ग्राउंड वाटर को ये आपका कहीं ना कहीं पोल्यूट करता है, तो ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट जाकर मिक्स होता है, तो उस पानी को हम जब पीते हैं तो बच्चों के अंदर ब्लू बेबी सिंड्रोम की समस्या आ जाती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसके अलावा ये जो फर्टिलाइजर्स हैं वो कहीं ना कहीं फिक्स हो जाते हैं, तो वो हमारी लागत को भी बढ़ा रहे हैं, वो किसी प्रकार से फायदा नहीं दे रहे। तो यहां जरूरी है कि जितनी जरूरत है उसके अनुसार तो क्या पता उपयोग कर लिया जाए, लेकिन फिर भी हम यहां पर इन फार्मिंग की तरफ अगर मूव करते हैं तो यहां पर एक्सेसिव यूज जो फर्टिलाइजर्स का है, उर्वरकों का है, वो तो कम होगा ही होगा, साथ में हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, हमारी रिसोर्स यूज एफिशिएंसी बढ़ेगी, और हम लोग कम लागत के साथ भी बेहतर उत्पादन कर पाएंगे। लेकिन इनमें अभी भी रिसर्चेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके जो क्रॉपिंग एक प्रकार से मॉडल्स हैं उनको स्थापित करने की जरूरत है, ताकि उनके माध्यम से किसान की आय को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहां पर कंसर्न है, जिसको आपका लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, लेकिन जरूरत है इसको सही तरीके से और ज्यादा इफेक्टिव वे के साथ लेकर आने की। अब दूसरी बात आती है कि उन्होंने इस बात के ऊपर फोकस दिया है कि न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी को बढ़ावा दिया जाए, ना कि फर्टिलाइजर क्वांटिटी को आपका ज्यादा इंक्रीज किया जाए। क्योंकि हम क्या करते हैं ना,
किसान अगर फर्टिलाइजर काम नहीं कर रहा है तो एक गट्टा और डाल देता है, दूसरे किसान को देखता है उसने 3 गट्टे डाले, वो एक गट्टा और डाल देता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आज हम अगर एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो वो कोई काम का नहीं है। और पूरे सांसारिक स्तर पर इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि भाई न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी को कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपका न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी का मतलब मैंने पहले ही बताया कि किस प्रकार से हम लोग कम न्यूट्रिएंट के साथ भी बेहतर उत्पादन करें, या पर किलोग्राम फर्टिलाइजर के साथ हमारी कितनी आउटपुट निकल कर आएगी, कितना ग्रेन उत्पादित होगा। तो इस बात के ऊपर कैसे जोर दिया जा सकता है, ये यहां पर न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी को बढ़ाने की जरूरत है। तो जैसे मैंने आपको कहा था ना कि आपका 1970 में 1 किलोग्राम फर्टिलाइजर से हम लोग 10 किलोग्राम तक ग्रेन उत्पन्न कर पा रहे थे, लेकिन आज 3 से 4 किलोग्राम रह चुका है। तो इसका मतलब यूज एफिशिएंसी कम हो चुकी है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी बेंचमार्किंग हमें करनी पड़ेगी। क्रॉप वाइज आपकी न्यूट्रिएंट प्रोडक्टिविटी को टारगेट हमें रखना पड़ेगा, और आउटकम बेस्ड इंसेंटिव हमें ग्रांट करना पड़ेगा, और पर एकड़ साइंटिफिक न्यूट्रिएंट बजटिंग हमें यहां पर निर्धारित करनी होगी। ताकि अब देखो यहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है कि किसानों को अवेयर किया जाए, उनको जागरूक किया जाए। दूसरा, उनके खेतों में ही डेमोस्ट्रेशन लगाकर उनको समझाया जाए, उनके बीच में रहकर एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से उनको अगर हम अवेयर करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर साबित होगा। और तीसरा, यहां ये और इंपॉर्टेंट चीज है कि आउटकम बेस्ड, कि भाई आपका अगर कोई किसान उसमें रिजल्ट लेकर आता है, मिट्टी के अंदर अगर मान के चलो वो न्यूट्रिएंट को, आपके फर्टिलाइजर्स को कम अप्लाई कर रहा है और कहीं ना कहीं नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी टेक्निक्स को अडॉप्ट कर रहा है, तो उनको इंसेंटिव दिया जाए, उनको आपका एक प्रकार से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से फायदा अगर पहुंचाया जाएगा तो किसान और ज्यादा उसकी तरफ अग्रसर होंगे, और वो हमारे किसानों के लिए भी फायदेमंद रहेगा और हमारे देश के लिए भी बहुत जरूरी रहेगा। क्योंकि हमारी जो एक प्रकार से आज हम लोग न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी देते हैं, तो उससे तो वो लागत कहीं ना कहीं बहुत कम रहेगी। तो ये जरूरी है। और इसके साथ में डिजिटल एग्रीकल्चर एंड प्रिसिजन न्यूट्रिएंट, इसको भी हम उपयोग कर सकते हैं। यानी कि आपके अगर हम एडवांस इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं, जैसे वीआरटी टेक्नोलॉजी आपने सुनी होगी प्रिसिजन फार्मिंग में, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, यानी कि जहां पर जितनी जरूरत है पूरे खेत को एक सिंगल यूनिट के तौर पर ना देखा जाए, उसको अलग अलग प्लॉट में डिवाइड करें और अलग अलग प्लॉट में कितने न्यूट्रिएंट की जरूरत है उसके अनुसार वहां पर आपके उर्वरकों को डाला जाए, जो कि आपका एआई के माध्यम से, जीपीएस और जीआईएस या हम रिमोट सेंसिंग जो टूल्स यूज करते हैं प्रिसिजन फार्मिंग में, उनके माध्यम से इसको आपका इंक्रीज किया जा सकता है। तो सैटेलाइट मैपिंग, सॉइल हेल्थ कार्ड के अंदर सुझाव दिया जाता है, 12 पैरामीटर की चेकिंग होती है, एनपीके, एस यानी कि सल्फर, उसके अलावा जिंक, बोरॉन, जिंक, आयरन, बोरॉन, मैग्नीज, आपका कॉपर, तो इन न्यूट्रिएंट्स की हम लोग जांच कर और इसके अलावा पीएच, ईसी और ऑर्गेनिक कार्बन की जांच की जाती है, और उसके आधार पर सुझाव दिया जाता है कि कितने उर्वरक को हम लोग खेतों में डाल सकते हैं, और उसके साथ हमारी एफिशिएंसी भी बेहतर निकल कर आती है, लागत कम होती है। एग्रीस्टेक एक आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर जानकारी आपकी कलेक्ट की जाती है पीएम किसान डेटाबेस के आधार पर, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड के आधार पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इन टूल्स को यूज कर सकते हैं। और ये एक प्रकार से हाइपर लोकल न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशन का सुझाव यहां पर दिया जा सकता है, जो कि स्पेसिफिक फील्ड और स्पेसिफिक क्रॉप के लिए आपका अलग अलग सुझाव रहेगा, और जिसके माध्यम से आपकी उत्पादकता भी बढ़ेगी, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी बेहतर होगी, और उसके साथ में हमारे उर्वरकों का उपयोग भी कम किया जाएगा। यानी कि टेक्नोलॉजी का अगर उपयोग करना है तो सही तरीके से उपयोग करना भी पड़ेगा। उसको इंप्लीमेंट करने से पहले जरूरी है कि किसानों के बीच में रहकर उनको ट्रेनिंग, उनको डेमोस्ट्रेशन और उनको आपका सुझाव दिया जाए, उनको जागरूक किया जाए, ना कि उनके ऊपर एकदम से थोपा जाए। तो वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि इस बार साइंटिस्ट जब एकदम से खेतों में गए थे ना, तो किसानों ने उनकी बातों को मानने की बजाय, बहुत रेयर होगा कि माना होगा, ज्यादातर किसानों ने यूरिया का या आपके उर्वरकों का और ज्यादा स्टॉक रिजर्व करना स्टार्ट कर दिया था। तो वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से वो कहते हैं ना कि मतलब टेंशन में आ जाता है इंसान की, पति एकदम से साइंटिस्ट क्यों आपके खेतों में आ गई। तो वही बात है, क्योंकि रूढ़िवादी जो सोच है, उनका जो लिटरेसी लेवल है वो बहुत ज्यादा है, तो हमें उनको समझाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि सारे किसान ही बेवकूफ है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में क्या है ना कि जो पिछले सालों का रिकॉर्ड रहा है कि भाई उनके साथ बेईमानी हुई है, तो वो एकदम से मानने को तैयार ही नहीं है कि भाई आप लोग जो बोल रहे हो वो सच्चाई है कि नहीं है। मेन कंसर्न ये है कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए अब बारी आती है जी नेक्स्ट यहाँ पर न्यूट्रिएंट क्रेडिट सिस्टम। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर कोई किसान न्यूट्रिएंट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है, कम उर्वरकों का उपयोग करता है, या फिर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस जैसे कि नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट करता है, तो उन किसानों को रिवार्ड दिया जाना चाहिए, इनाम दिया जाना चाहिए, ताकि आपका जो एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स का यूज है वो कम हो सके। क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट क्रेडिट सिस्टम है, सीधी सी बात है, कार्बन क्रेडिट के सिमिलर ही हो सकता है। कहीं ना कहीं कार्बन का जब इमिशन हम लोग कम करते हैं, तो उसके बदले में एक आपका क्रेडिट यहां पर हमारे अकाउंट में आता है, पैसा जो है हमें दिया जाता है। उसी के बदले यहां पर न्यूट्रिएंट क्रेडिट सिस्टम को भी लाया जा सकता है कि भाई उर्वरकों के ऊपर डिपेंडेंसी को कम कर हम लोग अगर नेचुरल या प्राकृतिक संसाधन
उत्पादनों के ऊपर डिपेंडेंसी को बढ़ाते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट साइकिल के अंदर हम लोग कम फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं, तो सीधी सी बात है उसके माध्यम से क्रेडिट सिस्टम को जनरेट किया जाना चाहिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर सही तरीके से सही नियत के साथ इंप्लीमेंट किया जाए तो किया जा सकता है। और यह सुझाव मेरा नहीं है, यह सुझाव भी आपका इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल के जो पीएम के यहां पर चेयरमैन है उन्हीं के माध्यम से इसको दिया गया है। अब बारी आती है जी रिस्टोर द सॉइल हेल्थ। इन्होंने इस बात के ऊपर भी जोर दिया है कि हमारी जो मिट्टी का स्वास्थ्य लगातार खराब हुआ है उसको दुरुस्त कैसे किया जाए। तो इसमें कंपोस्टिंग को रिकमेंड किया गया है, यानी कि हम लोग कंपोस्ट को तैयार कर सकते हैं, उसको खेतों में डाला जाए, जिससे ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ेगा, ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ेगा, और साथ में क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, यानी कि मिट्टी के अंदर आपके क्रॉप के अवशेषों को मिक्स किया जाए, उसको जलाया ना जाए, क्योंकि वो हमारे मल्चिंग का काम करेगा, ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज करने का काम करेगा, सॉइल के स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने का काम करेगा, न्यूट्रिएंट साइकिल को आपका मजबूत करेगा, सॉइल की माइक्रोबियल एक्टिविटीज को इंक्रीज करेगा, एनहेंस करेगा, और ग्रीन मैन्योरिंग भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन तो करता ही करता है, साथ में अगेन आपका ऑर्गेनिक मैटर्स को ऐड करेगा, तो वो अब यहां पर आप लोग जानते हैं बफरिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करता है, न्यूट्रिएंट साइकिल को बेहतर बनाता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को एनहेंस करता है, और साथ में एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि एग्रीकल्चर के साथ साथ जो फॉरेस्ट्रीज हैं उनको भी अडॉप्ट किया जाए, जो आपके एक प्रकार से कंबाइन इफेक्ट के साथ खासकर जो छोटे और मझले किसान हैं उनके लिए एडिशनल इनकम तो जनरेट कर ही सकता है, साथ में जो आपकी एबनॉर्मल क्लाइमेटिक एक्टिविटीज हैं या हमारी जो तेज हवाएं हैं, लू है, उनके खतरे को भी कम कर सकता है। और लाइवस्टॉक बेस्ड न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, यानी कि यहां पर हम लोग लाइवस्टॉक्स को अगर ऐड करते हैं तो इससे आपकी जो मैन्योर्स की जरूरत है वो खेतों में पूरी हो सकती है, और साथ में हमारे लिए एक एडिशनल इनकम का भी सोर्स हो सकता है। तो अब यहां पर देव के अकॉर्डिंग फ्यूचर प्रोडक्टिविटी गेन विल इंक्रीज कम फ्रॉम द इंप्रूविंग सॉइल बायोलॉजी रेदर देन द अप्लाइंग हायर क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, यानी कि हम लोग ज्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं, जिसका मतलब ये नहीं कि उत्पादन आपका ज्यादा बढ़ेगा, रेदर देन हम लोग यहां पर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को इंप्रूव करें। अगर प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना चाहते हैं, हम लोग यहां पर उत्पादकता को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस बात के ऊपर जोर दिया गया है, और वाकई में इफेक्टिव भी हो सकता है। लेकिन फिर अगेन बोलूंगा कि इसमें अभी भी हमारे देश के अंदर ग्राउंड रियलिटी पे काम करना जरूरत है, एक्सटेंशन सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है, उसके माध्यम से इस चीज को किया भी जा सकता है। अब बारी आती है जी प्रिसिजन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, जैसे कि ड्रोन बेस्ड स्प्रेइंग आपकी है, फर्टिगेशन सिस्टम है, यानी कि इरिगेशन के साथ फर्टिलाइजर सप्लाई करना, आईओटी बेस्ड आपके इनेबल यहां पर न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन है, या एआई ड्रिवन न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशंस है, तो ये हमारे न्यूट्रिएंट की यूज एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं और आपका जो फर्टिलाइजर्स का यूज है उसको कम कर सकते हैं। अब बारी आती है जी मेजर फर्टिलाइजर रिफॉर्म ऑलरेडी जो हमारे इंडिया के अंदर किए गए हैं, यानी कि आपके उर्वरकों को लेकर कौन कौन से यहां पर सरकार के द्वारा स्टेप्स लिए गए हैं, तो उनमें से नीम कोटेड यूरिया में आप लोग जानते हैं इसके माध्यम से कोशिश की जाती है कि भाई जो आपका नीम कोटेड यूरिया, पहले क्या होता था, सिंपल यूरिया जब आती थी तो उसका ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होता था, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, मिल्क इंडस्ट्री में उसको यूज़ किया जाता था, लेकिन अब इसके ऊपर नीम की एक कोटिंग कर दी गई है। तो नॉर्मल यूरिया क्या था, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी मिट्टी के अंदर घुल जाता है और आपका लीच डाउन कर जाता है, लेकिन नीम कोटेड यूरिया एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर के तौर पर जाना जाता है, जिससे क्या होता है, अच्छा इसके बाद एक सल्फर कोटेड यूरिया भी आ चुका है, उसके ऊपर सल्फर की कोटिंग की जाती है और यहाँ पर आपके नीम ऑयल की कोटिंग की जाती है। तो नीम ऑयल जो है वो एक तो उसकी हाइग्रोस्कोपिक नेचर को कहीं ना कहीं रिड्यूस कर देता है, उसका जो एक प्रकार से रिलीजिंग है वो स्लो डाउन कर देता है, और साथ में आपका ये एक पेस्टिसाइड का भी काम करता है, यानी कि एंटी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी भी इसमें होती है। और क्योंकि आपको पता है नीम ऑयल में एजाडिरेक्टिन नाम का केमिकल होता है जिसके अंदर इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी रहती है। इसके अलावा इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज नहीं किया जा सकता और मिल्क इंडस्ट्री में भी नहीं यूज किया जा सकता, क्योंकि कड़वा होता है तो दूध आपका फट जाएगा या उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसके ऑयल के कारण आपके कपड़ों के खराब होने के चांसेस रहेंगे। तो ब्लैक मार्केटिंग भी काफी हद तक रुकी है, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मकसद यहां पर यह है कि किस प्रकार से यहां पर आपका जो, जैसे आपको पता है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी दी जाती है, तो अब आपका डायरेक्टली यहां पर आपका जो अमाउंट ऑफ सब्सिडी है उसको ट्रांसफर किया जा रहा है, जिससे यहां पर कहीं ना कहीं देखो एक चीज और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को ऑल ओवर अगर हम फर्टिलाइजर्स के ऊपर लेकर आए, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में यूरिया को किसान जो है वो 250 रुपए के समथिंग परचेज करता है एक बैग को, अब उसको आपका सब्सिडी जो दी जाती है, नॉर्मल जो बैग है वो 3500 से 4000 के बीच का है, अब बाकी पैसा सरकार वहन करती है। तो बजाय यहां पर क्या करे सरकार, वो सारा पैसा सरकार यहां पर, क्योंकि जैसे एक एकड़ के दर से आपका हर एरिया के अंदर निर्धारित कर दिया जाए कि भाई इतना जो है आपका यूरिया यूज होता है, तो उसके आधार पर आपका डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर किया जाए, अब किसान कम यूरिया को खरीदेगा, पता है आपको, तो वो कहीं ना कहीं फायदा और हो सकता है। इसके अलावा सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम मैंने ऑलरेडी आपको बताई, नैनो यूरिया जो कि इफ्को का एक बड़ा मतलब इनिशिएटिव यहाँ पर अच्छा था, लेकिन फिर भी उसमें इनिशियल तौर पर कभी समस्याएं देखने को मिली और बाद में भी रिसर्च ट्रायल काफी फेल रहे, लेकिन अब के समय में माना जा रहा है कि अगर इसको आपके बाकी फर्टिलाइजर्स के साथ या इंटीग्रेटेडली अगर
न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के साथ यूज किया जाए तो काफी हद तक ये एफिशिएंट भी है, और ये स्प्रे के फॉर्म में या फिर एकदम से जो इमरजेंसी के टाइम पर समस्याएं आती है उनको ये रिकलेम करने में काफी हद तक सहायता कर सकता है। पीएम प्रणाम स्कीम आपकी चलाई गई थी सरकार के द्वारा, जिसका मेन यूज यही था कि फर्टिलाइजर्स के यूज को कम करना, लेकिन इस स्कीम के अंतर्गत अभी भी किसी भी स्टेट को बेनिफिट नहीं मिला है, ये मैं आपको बता दूं। नेचुरल फार्मिंग का इनिशिएटिव आपको पता है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, और न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी यहां पर रेजाइम, जिसके अंतर्गत मेनली अभी भी आपका यूरिया बाहर है इस सिस्टम से। तो ये सिस्टम्स या मूव्स हैं जो आपके फर्टिलाइजर सेक्टर के अंतर्गत लिए गए हैं आपके फर्टिलाइजर के यूज को कम करने के लिए। अब बारी आती है जी यहां पर कि इंडिया का जो फर्टिलाइजर फ्यूचर है एग्रीकल्चर ग्रोथ, वो हमारा केवल और केवल फर्टिलाइजर्स के कंजप्शन से नहीं बढ़ेगा, बल्कि हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, नेचुरल फार्मिंग, प्रिसिजन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, डिजिटल एग्रीकल्चर, सॉइल हेल्थ रिस्टोरेशन और स्मार्ट टेक्नोलॉजी की ओर भी मूव करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा सुझाव है इनके द्वारा, लेकिन अब मेरा भी यहां पर एक सुझाव है कि भाई इनको आपका एफिशिएंटली अगर हमें लेकर आना है तो सही तरीके से ग्राउंड रियलिटी पे और आपका फार्मर्स के फील्ड के लेवल पे जाकर उनको टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशंस, उनको जो है आपका जो हम फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी की बात करते हैं उनके बारे में वहां पर डेमोस्ट्रेशन दिया जाए, उनको टेक्निकली आपका इंश्योर किया जाए, इसके अलावा उनको गाइड किया जाए, उनको जागरूक किया जाए, तभी जाकर ये चीज संभव हो पाएगी। लेकिन अगर मिलकर काम नहीं करेंगे और केवल आपका गाइडलाइन ही जारी करेंगे या इनको केवल खबरों तक ही सीमित रखेंगे तो फिर उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो यहां पर जरूरी है, अगर आप एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी आज हमने डिस्कस की है तो इनको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में इनके रेलेवेंट कोई भी चीज पूछी जा सकती है। तो अगर आप तैयार अच्छी से होकर करते हैं एग्जाम्स की तैयारी, खासकर एडीओ, एएफओ, नाबार्ड, यूपीएससी, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और बेहतर अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकते हो। तो ये हमारा आज का सेशन था। इसके अलावा मैं आपको इतना बोलना चाहता हूं कि यहां पर फर्टिलाइजर के यूट्रिएंट को लेकर अगेन एक आपका जो है आपका आर्टिकल यहां पर पब्लिश हुआ है, इसको भी मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अलग तरीके से, क्योंकि ये काफी लंबा फिर चला जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा है कि अगले सेशन में इसको भी मैं कवर आपके साथ करूंगा। तो कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए। बाकी अगर आप हमारे किसी भी पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं जैसे एएफओ, एडीओ, नाबार्ड, तो आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है। इसके अलावा आप हमारे मोबाइल नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं जो स्क्रीन के ऊपर आपके पास आ रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी कांटेक्ट नंबर उपलब्ध है। तो मिलते हैं इसी प्रकार के टॉपिक्स के साथ, इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अगले सेशंस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।